हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फ्री एजुकेशन बाय पीके मेहता में आपका फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन पॉलिटी भाग 3 मूल अधिकार के बारे में। मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को मूल अधिकार के बारे में अनुच्छेद 12 से लेकर के 24 तक बता चुके थे, ठीक है। इसमें भाग 3 में आपका मूल अधिकार में टोटल अनुच्छेद होते हैं 12 से लेकर के 35 तक, ठीक है। कुल कितने होते हैं? 12 से लेकर के 35 तक। मैंने आपको 12 से लेकर के 24 तक का बता चुका था, ठीक है। आज हम लोग उसके आगे बात करने वाले हैं, ठीक है। किसके बारे में? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये भी भाग 3 के अंदर आता है, ठीक है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार के बारे में। तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार में हम लोग अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 की बात करेंगे। कितने? 25 से लेकर के 28 तक की बात करेंगे। तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है अनुच्छेद किस में बात करता है? 25 से लेकर के 28 के बीच में, ठीक है। तो पहले चलते हम लोग अनुच्छेद 25 की बात करते हैं। अगर अनुच्छेद 25 की बात करते हैं, ठीक है, तो अनुच्छेद 25 कहता है कि अंतःकरण की इसमें चर्चा होती है, ठीक है। या ऐसे बोले कि व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता किसमें क्या होती है? व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 के तहत, ठीक है, हम लोग को जो है व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता की चर्चा है इसमें, ठीक है, अधिकार है। इसके तहत सिख को कृपान यानी कि तलवार, मुस्लिमों को दाढ़ी रखने की, हिंदुओं को टिक्की रखने की, ठीक है, इसमें क्या होती है? स्वतंत्रता है, यानी कि अधिकार है। किसके तहत? अनुच्छेद 25 के तहत। अनुच्छेद 25 के तहत आप लोगों को व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, जिसमें सिख जो है मतलब तलवार रख सकते हैं, मुस्लिम जो दाढ़ी रख सकते हैं, और हिंदू क्या है? अपना टिक्की रख सकते हैं, ठीक है। किसमें? अनुच्छेद 25 के तहत। कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं अगर हम लोग अनुच्छेद 26 की, ठीक है, तो अनुच्छेद 26 कहता है कि इसमें सामूहिक धार्मिक की स्वतंत्रता है। किसमें? सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता, सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है, अधिकार। अनुच्छेद 25 में जो है सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। इसके तहत हम लोग जो है यज्ञ, हवन, ठीक है, या फिर सामाजिक रूप से जो है नमाज पढ़ सकते हैं, सामाजिक रूप से मेला लगा सकते हैं, कहीं पे हम लोग यज्ञ भी कर सकते हैं, हवन कर सकते हैं। मतलब इसमें सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता की बात की गई है, ठीक है। इसमें आप समूह बना करके कोई भी धर्म की जो भी है पूजा पाठ जो होते हैं कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। इसी में अधिकार आपको सड़कों पर नमाज पढ़ने की अनुमति दी गई है, ठीक है। चलिए, किसमें? अनुच्छेद 26 के तहत क्या कहा गया है? सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। क्लियर है? चलिए, अब बात कर लेते हैं अनुच्छेद 27 की। तो अनुच्छेद 27 कहता है कि धार्मिक कार्य के लिए रखा गया धन पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है। धार्मिक कार्य के लिए, धार्मिक कार्य के लिए रखे पैसे पर, रखे गए पैसे पर, ठीक है, पैसे पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, कोई टैक्स नहीं लगेगा। कहने का मतलब है कि अगर आप धर्म
में कोई काम कर रहे हैं, धार्मिक कोई काम कर रहे हैं, जैसे कि हवन कराना, पूजा करना, यज्ञ कराना, ठीक है, या फिर मंदिर मस्जिद बनवाने, इसमें जो लोग इकट्ठा करते हैं चंदे लेकर के पैसे, ठीक है, या फिर कैसे ही पैसे हों, इस पर आपको किसी भी तरह का टैक्स नहीं देना पड़ेगा सरकार को, ठीक है। तो अनुच्छेद 27 क्या कहता है कि धार्मिक कार्य के लिए रखे गए पैसों पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। किसके तहत? अनुच्छेद 27 के तहत। क्लियर है? अब बारी आती है अनुच्छेद 28 की। अनुच्छेद 28 की, तो अनुच्छेद 28 की, तो अनुच्छेद 28 कहता है कि सरकारी धन से चल रहे संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। सरकारी स्कूलों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। किसके तहत? अनुच्छेद 28 के तहत, ठीक है। सरकारी संस्थान सरकारी पैसों से या सरकारी धन से, ठीक है, सरकारी पैसों से चल रही संस्थान में, सरकारी पैसों से चल रही संस्थान में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। किसके तहत? अनुच्छेद 28 के तहत। अनुच्छेद 28 के तहत किसी भी सरकारी पैसों से चल रही संस्थान में धार्मिक शिक्षा देने के अधिकार नहीं है। स्कूल हो गया, मंदिर मस्जिद जहीं भी हो, मस्जिद हो गया, ठीक है, जैसे हाँ, तो वहाँ पे क्या मदरसा हो गया, ठीक है, मस्जिद में नहीं, मदरसा हो गया। तो मदरसा में, सरकारी स्कूल में जो आप धर्म से संबंधित शिक्षा बच्चे को नहीं दे सकते हैं। किसके तहत? अनुच्छेद 28 के तहत, ठीक है। अगर देते हैं तो इसका हनन कर रहे हैं, ठीक है। तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किसमें पढ़ना हम लोग को? अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 तक, 25 से लेकर के 28 तक, ठीक है। अनुच्छेद 25 कहता है कि व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। अनुच्छेद 26 के तहत सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। अनुच्छेद 27 के तहत धार्मिक कार्य में रखे गए पैसों के कोई टैक्स नहीं लगेगा, पैसों पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। 28 के तहत सरकारी पैसों से चल रही संस्थान में किसी तरह का धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। क्लियर यहाँ तक? चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अब बात कर रहे थे हम लोग, अनुच्छेद 28 हो गया, अनुच्छेद 29 से 30 तक, ठीक है। इसमें जो है आपको संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार है, ठीक है। संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार है, ठीक है। इसमें अनुच्छेद पढ़ना आपको 29 से लेकर के 30 तक। कहाँ तक? 30 तक, 29 से लेकर के 30 तक, ठीक है। इसी में आपको आता है अल्पसंख्यक, ठीक है। इसी के अंदर आपका क्या आता है? अल्पसंख्यक, ठीक है। इसी के अंदर आते हैं अल्पसंख्यक, ठीक है। तो अनुच्छेद 29-30 में क्या पढ़ना हमको? संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, ठीक है। तो अनुच्छेद अगर 29 की बात करें हम लोग, अनुच्छेद 29 की बात करें अगर हम लोग, तो अनुच्छेद 29 में बात करता है अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण के बारे में। किसके बारे में? अल्पसंख्यक के हितों के संरक्षण के बारे में। अल्पसंख्यकों के हितों, अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण के बारे में, यानी सुरक्षा के बारे में, संरक्षण
के बारे में, के बारे में। किसके? अनुच्छेद 29 में कहता है अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण के बारे में। मतलब कि इसमें अल्पसंख्यकों की रक्षा है, ठीक है, अल्पसंख्यकों की रक्षा। साफ भाषा में क्या अनुच्छेद 29 में? तो अल्पसंख्यकों की रक्षा, ठीक है। और कहा गया है कि किसी भी अल्पसंख्यक को इसकी भाषा या संस्कृति के आधार पर किसी संस्था में प्रवेश से आप लोग नहीं रोक सकते हैं। किसके तहत? अनुच्छेद 29 के तहत। किसी भी अल्पसंख्यक को इसके भाषा या संस्कृति के आधार पर जो है हम लोग किसी भी संस्थान में प्रवेश करने से नहीं रोक सकते हैं, ठीक है, अनुच्छेद 29 के तहत। कोई दिक्कत नहीं है। अनुच्छेद 29 में क्या कहता है? अल्पसंख्यकों की रक्षा के बारे में बात करता है, ठीक है। अब बारी आती है अनुच्छेद 30 की। अनुच्छेद 30 की, तो अनुच्छेद 30 कहता है अल्पसंख्यकों का शिक्षा संरक्षण। अल्पसंख्यकों का, अनुच्छेद 29 और 30 में सिर्फ अल्पसंख्यकों की बात है, ठीक है। अल्पसंख्यकों का शिक्षा संरक्षण, अल्पसंख्यकों का शिक्षा संरक्षण, ठीक है। किसमें? अनुच्छेद 30 में। मतलब कि अल्पसंख्यक यदि बहुसंख्यकों के बीच में शिक्षा लेने संकोच करते हैं, अल्पसंख्यक यदि बहुसंख्यकों के बीच शिक्षा लेने में संकोच कर रहे हैं, ठीक है, तो अल्पसंख्यक को भी अपने पसंद की संस्था खोल सकते हैं, ठीक है। उसे भी सरकार से मतलब धन दिया जाएगा, पैसे दिए जाएंगे। किसको? अल्पसंख्यकों को, ठीक है। अगर वो मतलब बहुसंख्यकों के बीच में जाकर पढ़ना नहीं चाहते हैं तो वो अपना जो है अलग से स्कूल या विद्यालय संस्थान खोल सकते हैं। उसके लिए सरकार क्या करेगी? उसको पैसे देगी, ठीक है, अनुच्छेद 30 के तहत, ठीक है। अनुच्छेद 29 और 30 में केवल अल्पसंख्यक की ही बात है, संरक्षण की बात की गई है, ठीक है, संरक्षण एवं शिक्षा की बात की गई है। कोई दिक्कत नहीं है। अब बात कर लेते हैं हम लोग किसके बाद? हम अनुच्छेद 31 की। किसकी? अनुच्छेद 31। ये जो है इसमें पैतृक संपत्ति की चर्चा की गई है। किसके? पैतृक संपत्ति, पैतृक संपत्ति, ठीक है। इसमें पैतृक संपत्ति की चर्चा की गई है जो कि मूल अधिकार या किंतु जो 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया है और इसे अनुच्छेद 300 का कम में रख दिया गया है, जोड़ दिया गया है, ठीक है। तो आप लोगों को सिंपल याद करना है कि अनुच्छेद 31 में क्या है? पैतृक संपत्ति का आपको अधिकार है, ठीक है। पैतृक संपत्ति का अधिकार है, कहने का मतलब है कि मूल अधिकार को हम से सरकार या जनता कोई नहीं छीन सकता। आपके मूल अधिकार को आपसे सरकार या फिर जनता आपसे नहीं छीन सकती है, ठीक है। जबकि कानूनी अधिकार को जनता नहीं छीन सकती, लेकिन सरकार क्या कर सकती है? छीन सकती है। अगर मान लीजिए आपसे सरकारी कोई तरह का लाभ उठा रहे हैं, ठीक है, तो आपसे वो सरकारी लाभ को जनता नहीं छीन सकती है, लेकिन सरकार क्या कर सकती है? छीन सकती है, ठीक है। कुछ उसके लिए प्रावधान होंगे, कंडीशन होंगे, ठीक है। इसके लिए सरकार की भूमि अधिग्रहण विधेयक लाया है। इसके लिए क्या किया है? यदि सरकार जो है भूमि अधिग्रहण विधेयक लाया है, ठीक है, जिसके तहत अल्पसंख्यक जो होते हैं या फिर जिसके पास नहीं होता है जमीन, तो उनके भी घर या आवास तरह के बनाते हैं इसमें, ठीक है। तो अनुच्छेद 31 के तहत क्या होता है? पैतृक संपत्ति की चर्चा है इसमें। कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं हम लोग अनुच्छेद 32 की। अनुच्छेद 32 की, ठीक है। तो अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचार का अधिकार है। किसका? संवैधानिक उपचार, संवैधानिक
उपचार उपचार का अधिकार अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचार का अधिकार है। तो अनुच्छेद 32 के मूल अधिकार को हम लोग मूल अधिकार बनाने वाला या मूल मतलब अनुच्छेद 32 को ही हम लोग अनुच्छेद 32 को मूल अधिकार के मूल अधिकार बनाने वाला मूल अधिकार कहा जाता है। ठीक है, इसके द्वारा व्यक्ति हनन के मामले पर, ठीक है, व्यक्ति द्वारा अगर आपको किसी तरह का हनन किया जाता है तो आप सीधा क्या करते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। किसके तहत, अनुच्छेद 32 के तहत। ठीक है, अनुच्छेद 32 के तहत। इसी के हम लोग मूल अधिकार बनाने वाला मूल अधिकार कहते हैं। किसको, 32 को। ठीक है, इसके तहत क्योंकि इसके द्वारा कि कोई व्यक्ति जो है हनन के मामले पर सीधे कहाँ जाएगा, सुप्रीम कोर्ट जाएगा। सीधे कहाँ जाएगा, सुप्रीम कोर्ट जाएगा। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट जो है 5 प्रकार की रीट याचिका का समादेश जारी करती है। सुप्रीम कोर्ट अगर कोई जाएगा तो वो क्या करती है, 5 प्रकार की जो है रीट यानी कि याचिका जो है समावेश उसकी जारी करती है। ठीक है, कितने प्रकार की, 5 प्रकार की, 2, 3, 4 और 5 कौन करेगी, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, अनुच्छेद 32 को ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा है। संविधान की आत्मा किसको कहते हैं हम लोग, अनुच्छेद 32 को। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को भी संविधान का आत्मा कहा है। चलिए मैं लिख देता हूँ, संविधान की आत्मा। नोट में आप लोग लिख सकते हैं, संविधान की आत्मा। आत्मा अनुच्छेद 32 को किसने कहा, अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर ने। अंबेडकर संविधान की आत्मा अनुच्छेद 32 करने कहा है, ठीक है, अनुच्छेद 32 को ही हम लोग संविधान की आत्मा कहते हैं। किसने कहा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा है। ठीक है, संवैधानिक उपचार का अधिकार किसमें है, अनुच्छेद 32 में। इसी के तहत कोई व्यक्ति जो है हनन के मामले में सीधा कहाँ जाएगा, सुप्रीम कोर्ट जाएगा। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट जो है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, ऐसी सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट जो है 5 प्रकार का जो है रीट यानी कि समादेश जारी करता है। कितने तरह का, 5 तरह का। 5 तरह का। तो पहला जो होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। कौन, बंदी प्रत्यक्षीकरण। प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरा होता है आपका परमादेश। क्या होता है, परमादेश बोलिए या फिर प्रतिशोध बोलिए, क्या बोल रहे हैं, परमादेश। दूसरा होता है प्रतिशोध। दूसरा क्या होता है, प्रतिशोध। तीसरा क्या होता है, परमादेश होता है, परमादेश। 3 हो गया। चौथा होता है आपका उत्प्रेषण। क्या होता है, उत्प्रेषण। 5वां होता है अधिकार परीक्षा। क्या होता है, अधिकार परीक्षा। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट जो है 5 तरह के रीट याचिका जो है का समादेश जारी करता है। कौन कौन, पहला होता है आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरा होता है प्रतिशोध। तीसरा होता है परमादेश। चौथा होता है उत्प्रेषण। 5वां होता है अधिकार प्रतीक्षा। ठीक है, परीक्षा। इसके लिए एक ट्रिक होता है याद करने की। ठीक है, वो ट्रिक क्या होता है आपका,
बंदीपति परमेश्वर, बंदीपति परमेश्वर उसका अधिकार, उसका अधिकार, उसका अधिकार। ये होता है ट्रिक याद करना है। क्या होती है? ट्रिक है, ट्रिक है याद करने की। बंदीपति परमेश्वर उसका अधिकार। अब चलिए ट्रिक से हम लोग कैसे देखेंगे। बंदीपति, बंदीपति, बंदी से हो गया आपका क्या? बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी से बंदी प्रत्यक्षीकरण। पति से हो जाएगा आपका प्रतिशोध। क्या हो जाएगा? प्रतिशोध। परमेश्वर से हो जाएगा आपका परमादेश। उसका से हो जाएगा उत्प्रेषण। और अधिकार से हो जाएगा अधिकार परीक्षा। बंदीपति परमेश्वर उसका अधिकार। ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट कितने तरह का रिट का जो है का संबंध जारी करता है? 5 प्रकार का। कौन कौन? बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा प्रतिशोध, तीसरा परमादेश, चौथा उत्प्रेषण और पांचवा अधिकार परीक्षा। ठीक है। तो बारी बारी से हम लोग सबकी बातें कर लेते हैं। चलिए, तो पहला जो था कौन सा था? बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षी, बंदी प्रत्यक्षीकरण, थोड़ा लिखने में प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण को हम लोग क्या बोलते हैं? हवियस कर्पस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हवियस कर्पस बोलते हैं। हवियस, हवियस कर्पस, हवियस कर्पस बोलते हैं। ठीक है। बंदी प्रत्यक्षीकरण को हम लोग हवियस कर्पस बोलते हैं। ठीक है। यह जो है व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सबसे बड़ा रीट है। कौन? बंदी प्रत्यक्षीकरण व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सबसे बड़ा रीट है। यह बंदी बनाने वाले अधिकारी को यह आदेश देती है कि उसे 24 घंटे के भीतर सहसरी जो है न्यायालय में प्रस्तुत करें। ठीक है। बंदी प्रत्यक्षीकरण की या हवियस कर्पस के तहत, ठीक है, यह जो है व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सबसे बड़ा रीट है। ठीक है। यह बंदी बनाने वाले या बंदी बनाते हैं अधिकारी लोग, ठीक है, उनको यह आदेश देती है कि आप जो है मुजरिम को, ठीक है, 24 घंटे के अंदर जो है भीतर सहशरीर न्यायालय में प्रस्तुत करें, सही सलामत क्या करें? न्यायालय में प्रस्तुत करें। किसके तहत? बंदी प्रत्यक्षीकरण के तहत। ठीक है। बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है। अब बारी आती है दूसरा क्या था हमारा? प्रतिशोध। प्रतिशोध। ठीक है। तो प्रतिशोध आपको नाम सुनने से ही लग रहा है क्या कि प्रतिशोध जो है एक तरह से बदला। ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है। प्रतिशोध क्यों बोलते हैं इंग्लिश में? प्रोहिबिशन। क्या बोलते हैं हम लोग? प्रोहिबिशन। यह जो है ऊपरी न्यायालय अपने निचले न्यायालय पर तब लाती है जब निचले न्यायालय जो है अपने अधिकार का उल्लंघन करके फैसला सुना चुका रहता है। ठीक है। प्रतिशोध क्या होता है? प्रतिषेध क्या होता है? प्रतिषेध के तहत जब निचली न्यायालय जो है, ठीक है, ये जो है उचली न्यायालय, उचली न्यायालय, ऊपरी न्यायालय, उचली नहीं ऊपरी बोलते हैं। ठीक है। ऊपरी न्यायालय, ऊपरी न्यायालय अपने से निचली न्यायालय पर जारी करती है। कब? जब निचली न्यायालय जो है, ठीक है, जब निचले न्यायालय बिना ऊपरी न्यायालय का जो है मतलब अधिकार का उल्लंघन करते हुए, ऊपरी न्यायालय का अधिकार का उल्लंघन करते हुए फैसला सुना चुकी रहती है।
तब जो ऊपरी न्यायालय है अपने निचले न्यायालय पर क्या करती है, प्रतिषेध जारी करती है। ठीक है, प्रतिषेध जारी करती है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब क्या तीसरा क्या था, परमादेश। तो परमादेश की अगर बात करें हम लोग, तीसरा परमादेश, परमादेश। अगर परमादेश की बात की जाए तो परमादेश का मतलब होता है तो परमादेश जो होता है इसका मतलब होता है मैंडेमस। इसको इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मैंडेमस बोलते हैं। ठीक है, मैंडेमस। ये साफ से क्यों नहीं होता है भाई, मैंडेमस। परमादेश को हम लोग मैंडेमस बोलते हैं। ठीक है, परमादेश क्या बोलते हैं, मैंडेमस। इसका अर्थ होता है कि हम आदेश देते हैं, आदेश देते हैं। इसका अर्थ क्या होता है, आदेश देना, आदेश देना। ठीक है, तो आदेश देते हैं कि जब कोई सरकारी कर्मचारी अच्छे से काम नहीं करता है, ठीक है, तो उस पर क्या होगा, यह जारी किया जाए, क्या, परमादेश। तो परमादेश किसके लिए है, जब कोई सरकारी कर्मचारी जो है अच्छे से काम नहीं कर रहा है तो उसके ऊपर क्या होगा, परमादेश जारी हो जाएगा, लग जाएगा। ठीक है, ये सरकारी कर्मचारी के लिए, इसमें क्या होता है, आदेश देना होता है। ठीक है, सही से काम करो। ठीक है, नहीं तो परमादेश जारी कर देंगे। चलिए अब बात करते हैं हम लोग चौथा। तो चौथा क्या था हम लोग का, उत्प्रेषण। क्या था, उत्प्रेषण था, उत्प्रेषण। क्या था, उत्प्रेषण। तो उत्प्रेषण करने का मतलब होता है कि यह भी ऊपरी न्यायालय जो है अपने निचले न्यायालय पर तब लाती है जब निचली न्यायालय अपने अधिकार का उल्लंघन करके फैसला सुना चुकी रहती है। मतलब जो प्रतिषेध है और उत्प्रेषण दोनों क्या है, मिलता जुलता है, दोनों क्या एक ही है। ठीक है, जब ऊपरी न्यायालय जो है अपने निचले न्यायालय पर ये लाती है, जबकि निचले न्यायालय जो है अपने ऊपरी न्यायालय का उल्लंघन करके, अधिकार का उल्लंघन करके फैसला सुना चुकी रहती है। ठीक है, इस केस में क्या होता है, उसके ऊपर भी उत्प्रेषण जारी होता है। ठीक है, तो जो प्रतिशोध है और उत्प्रेषण क्या है, एक ही है। ठीक है, दोनों क्या है, एक ही है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं अपना पांचवा रीट। तो पांचवा रीट क्या था हम लोग का, पांचवा रीट। तो पांचवा रीट था हम लोग का अधिकार परीक्षा। क्या था, अधिकार परीक्षा, अधिकार परीक्षा। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, कोवेरेंटो। क्या बोलते हैं हम लोग, कोवेरेंटो, कोवेरेंटो। ठीक है, अधिकार परीक्षा को हम लोग कोवेरेंटो बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति ऐसे कार्य करने लगता है, ऐसे कार्य करे जिसके लिए वो क्या अधिकृत नहीं है, योग्य नहीं है, तो उसे रोकने के लिए ही इसका मतलब जो है अधिकार परीक्षा का अधिकार है। ठीक है, कहने का मतलब है अधिकार परीक्षा में क्या होता है, जब कोई व्यक्ति ऐसे कार्य करने लगे जिसके लिए वो क्या है अधिकृत नहीं है, तो उसे रोकने के लिए अधिकार परीक्षा आता है। ठीक है, किसके लिए, रोकने के लिए आता है। ठीक है, ये रोकने के लिए, किसके, जब कोई व्यक्ति उसके मतलब अधिकार के लिए लायक नहीं है फिर भी वो क्या करता है, उसका इस्तेमाल करता है। ठीक है, तो उसको हम लोग रोक सकते हैं, किसके तहत, अधिकार परीक्षा के तहत, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने पढ़ा संवैधानिक उपचारों के बारे में। संवैधानिक उपचार अनुच्छेद 32 में आता है। ठीक है, इसमें क्या था, अनुच्छेद 32 के तहत जो था अधिकार को मूल अधिकार कहा जाता है। इसमें सुप्रीम कोर्ट जो है 5 तरह की रिट याचिका जो है समादेश जारी करती है। कौन, बंदी प्रत्यक्षीकरण,
प्रतिशोध, परमादेश, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। ठीक है, तो मैंने पांचों चर्चा कर ली है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम लोग आगे। अगर आगे हम लोग बात करें अनुच्छेद 32 की, 32 तो हो गया ना, अनुच्छेद 32, तो अनुच्छेद 32 को ही हम लोग क्या थी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने क्या कहा है, अनुच्छेद 32 को ही संविधान का आत्मा कहा है। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग अनुच्छेद 33 की। किसकी? 33, अनुच्छेद 33 की। तो अनुच्छेद 33 में क्या होता है, यह राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में सांसद, सेना, मीडिया तथा गुप्तचर के मूल अधिकार को सीमित कर सकती है। किसके तहत? अनुच्छेद 33 के तहत। अगर राष्ट्रीय सुरक्षा की आएगी, ठीक है, तो उस परिस्थिति में जो है आपको सेना मीडिया को जो है बंद कर दिया जाता है। ठीक है, सेना मीडिया हो गया, फिर गुप्तचर को जो है उन लोगों को क्या क्या रोक लगा दिया जाता है। किसके तहत? अनुच्छेद 32 के तहत। ठीक है, किस पे? मतलब सांसद लगाता है। कौन लगाता है? सांसद। सेना मीडिया पे, या मीडिया पे बोल सकते हैं। ठीक है, किस पे? मीडिया पे। राष्ट्रीय सुरक्षा, जब बात राष्ट्रीय सुरक्षा की आएगी, राष्ट्रीय सुरक्षा के समय ठीक है, जब बात राष्ट्रीय सुरक्षा की आएगी तब जो है राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में जो है संसद, सेना, मीडिया तथा गुप्तचर के मूल अधिकार को सीमित यानी कि रोक दिया जाता है। ठीक है, उस कंडीशन में। तो अनुच्छेद 33 में क्या होता है, राष्ट्रीय सुरक्षा के समय जो है मीडिया वाले को या फिर से जो उसका गुप्तचर होते हैं उन्हें क्या होता है, अनुमति नहीं होती है। ठीक है, सीमित कर सकते हैं उनकी। अब बात करते हैं अनुच्छेद 34 की। तो अनुच्छेद 34 कहता है कि भारत के किसी भी क्षेत्र में सेना का कानून यानी कि मार्शल लॉ लागू किया जा सकता है। तो अनुच्छेद 34 में क्या कहता है, मार्शल लॉ या फिर सेना का कानून। सेना का कानून, सेना का कानून के हम लोग क्या कहते हैं, मार्शल लॉ कहते हैं, मार्शल लॉ। ठीक है, तो इसके तहत भारत के किसी भी क्षेत्र में हम लोग सेना कानून यानी कि मार्शल लॉ जो है लागू हो सकता है, किया जा सकता है। सेना के न्यायालय को कोर्ट मार्शल कहते हैं। सेना के न्यायालय क्या कहते हैं हम लोग, कोर्ट मार्शल कहते हैं। ठीक है, कोर्ट मार्शल, इसको सेना के न्यायालय को कोर्ट मार्शल कहते हैं। ठीक है, तो कोर्ट मार्शल जो है सबसे कठोर होता है, सबसे जो है कठोर क्या होता है, कोर्ट मार्शल। ठीक है, नाम सुने होंगे आप लोग। इसको हम लोग AFSP क्या होता है, AFSPA इसका फुल फॉर्म होता है एक्सटर्नल फोर्स स्पेशल पावर एक्ट। ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स स्पेशल पावर एक्ट। ठीक है, तो अनुच्छेद 34 के तहत जो है भारत के किसी भी क्षेत्र में मार्शल लॉ यानी सेना का कानून जो है कि लागू किया जा सकता है। सेना के न्यायालय को हम लोग क्या कहते हैं, कोर्ट मार्शल कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब थोड़ी सी बात करते हैं अनुच्छेद 35 की। तो 35 कुछ नहीं कहता है, 35 कहता है कि दिए गए जितने मूल अधिकार हैं, ठीक है, उनको लागू होने की जो विधि है, ठीक है, कौन सा अनुच्छेद जो है कौन अधिकार कब लागू होता है, ठीक है, उन सबको क्या किया, इसमें विधि की चर्चा की गई है। किसकी? विधि की चर्चा की गई इसमें। ठीक है, विधि की चर्चा किसमें की गई है, अनुच्छेद 35 में, 35 का भाग 3 में। ठीक है, ये भाग 3 के अंदर, भाग 3 में क्या होता है, 12 से लेकर के 35 तक अनुच्छेद पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, तो अनुच्छेद 35 में क्या होता है, विधि की चर्चा है। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने पढ़ा क्या,
मूल अधिकार, मूल अधिकार, तो जो मूल अधिकार है को 7 श्रेणी में बांटा गया। कहाँ पे? 7 श्रेणियों में बांटा गया है। ठीक है, वर्तमान में 6 श्रेणियां हैं, लेकिन हम लोग 7 में बांटा गया है। वर्तमान में कितने हैं? 6 है। ठीक है, हम लोग 7 की चर्चा कर लेते हैं एक बार। पहला कहता है समानता का अधिकार, समता या फिर समानता, समानता का अधिकार, अधिकार। ठीक है, समानता का जो अधिकार है किसमें पढ़ना है? अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक। दूसरा था स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा था शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। चौथा था धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, पांचवा क्या था? शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। तो छठा क्या था? संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार। सातवां क्या पढ़े हम लोग? संवैधानिक उपचार का अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार। तो भाग 3 हम लोगों ने टोटल 7 जो है अधिकार की चर्चा की है। ठीक है, तो समता या समानता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक पढ़े हम लोग? अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक में। कहाँ से कहाँ तक? अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक में। स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ से पढ़े हैं? 18 से लेकर के 22 तक, 19 से लेकर के ना, 18 तो वहाँ हो गया ना, तो ये कहाँ से पढ़े हम लोग? 19 से लेकर के 22 तक। स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ से? 19 से लेकर के 22 तक। शोषण के विरुद्ध अधिकार तो कहाँ से होगा? 23 और 24, 23 और 24। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से कहाँ तक? 28 तक। ठीक है, शिक्षा एवं संस्कृति अधिकार 29 और 30। संपत्ति का अधिकार कौन है? 31। संवैधानिक उपचार कहाँ से पढ़े हम लोग? 32 में पढ़े। ठीक है, तो हम लोगों ने भाग 3 के जो मूल अधिकार है उसमें पूरे जो है 7 श्रेणियों में बांटा गया है। ठीक है, पहला होता है आपका समता का अधिकार, समता या समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से लेकर 28। शिक्षा एवं संस्कृति 29-30। संपत्ति का अधिकार 31। इसे फिलहाल जो है अभी नहीं पढ़ना है। ठीक है, संवैधानिक उपचार 32। तो भाग 3 जो हम लोग यहाँ पे खत्म हो गया। ठीक है, थोड़ा सा एक नोट में मैं बताना चाहूँगा आपको। नोट ठीक है, इसमें जो है आपको अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 जो है केवल भारतीयों के लिए है, केवल
भारतीयों के लिए है, ठीक है, भारतीयों के लिए है, ठीक है। जैसे कि हड़ताल करना तथा चक्का जाम करना मूल अधिकार आपका नहीं है, ठीक है, मूल अधिकार नहीं है। बाकी जो बच गया इसके अलावा, कौन कौन बच गया जी? 14, सॉरी, कौन बच गया? 14 बच गया, ठीक है। और क्या बच गया आपका? 14 है ना। 14 के बाद 17 था, 18 था, 19 था, 20 था, 17, 18, 17 हो गया, 18 हो गया, 19, 20, 20 हो गया आपका, 21 हो गया, 22 हो गया, 23 हो गया, 24 हो गया, 25 हो गया आपका, ठीक है, और 26, 27 और 28, ठीक है। ये जो है ये क्या है? भारतीय तथा विदेशी दोनों के लिए, ये दोनों के लिए है, ठीक है। भारतीय एंड विदेशी दोनों के लिए ही है, ठीक है, दोनों के लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो 15, 16, 19, 29 और 30 केवल भारतीयों के लिए है, ठीक है। अब बाकी जो बच गए, ठीक है, बाकी जो बच गए वो किसके लिए है? भारतीय और विदेशी दोनों के लिए, ठीक है। चलिए, तो आज जो है हम लोग थी इंडियन पॉलिटी का भाग 3 मूल अधिकार समाप्त कर दिए हैं, ठीक है। अब अगले वीडियो में पढ़ेंगे भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है। अनुच्छेद 36 से 51 की हम लोग बात करेंगे अगले वीडियो में। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।